वेस्ट बंगाल में देखो, दो जजेस के बीच में जबरदस्त लड़ाई हो गई है और मामला अब पहुंचा है सुप्रीम कोर्ट में। मामला देखो ये है, जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय ये ना एक मामले की सुनवाई कर रहे थे एमबीबीएस सीट्स के एडमिशंस में धांधलेबाजी से संबंधित। तो जब वो इस मामले की सुनवाई कर रहे थे ना, तो उन्होंने आदेश दिया कि ये मामला जो है वो सीबीआई को सौंप दिया जाए। उन्होंने ये भी डायरेक्शंस दी कि सीबीआई का ऑफिसर शाम को आए और सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर जाए इस केस से संबंधित। लेकिन देखो, जो एडवोकेट जनरल थे ना वेस्ट बंगाल सरकार के, वो तुरंत पहुंचे एक दो जजेस की बेंच के पास में, जिसमें थे जस्टिस सोमेन सेन और जस्टिस उदय कुमार। इस दो जजेस की बेंच ने ना जस्टिस अभिजीत के ऑर्डर को स्टे कर दिया, यानी बोला कि नहीं नहीं, सीबीआई को देने की जरूरत नहीं है मामले को, इसे पुलिस ही हैंडल करे। अभी तक कोई ऐसी सबूत नहीं है कि पुलिस ने इस मामले को ठीक ढंग से हैंडल नहीं किया है। लेकिन देखो, कायदे से आपको पता है, दो जजेस की बेंच ने अगर स्टे लगा दिया तो दो जजेस की बेंच का जो फैसला है वो सुपीरियर होता है एज कंपेरिजन टू एक जज की बेंच का फैसला। बट देखो, एक जज की जो बेंच थी ना जस्टिस अभिजीत वाली, उन्होंने इस फैसले को मानने से इनकार कर दिया, डिवीजन बेंच के फैसले को। उन्होंने बल्कि ना एक जज जो है जस्टिस सोमेन सेन, उस पर आरोप लगा दिया कि आप तो ना सिर्फ और सिर्फ वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट के लिए काम कर रहे हो, आप करप्शन करते हो, आपने पहले अभिजीत बनर्जी जो ममता बनर्जी का भतीजा है उसे बचाया है आपने। ये सारे गंभीर तरह के आरोप ऑर्डर में लगा दिए। और इवन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को कहा कि देखो, पहले भी इनके ऊपर एक पॉलिटिकल पार्टी को फेवर करने के आरोप लगे हैं, इसलिए आप इस मामले को देखिए कि दो जजेस की जो बेंच है उन्होंने मेरे फैसले पर स्टे लगाया है, आप इस पूरे मामले को देखिए। तो सुप्रीम कोर्ट अब इस पूरे मामले को देखेगी आज। लेकिन देखो, गंभीर बात यह है कि जुडिशरी में भी इतना ज्यादा पॉलिटिसाइजेशन, मतलब सच्ची अच्छी बताऊं ना, कई बार तो ऐसा होता है वकीलों को भी पता होता है कि ये जज किस पॉलिटिकल पार्टी की फेवर करेगा, ये जज किस पॉलिटिकल पार्टी की फेवर करेगा, तो वो जानबूझ के ना अपना केस उसी जज के सामने ले जाने की कोशिश करते हैं। ये बहुत ज्यादा चिंता की बात है। एरिस्टोटल का ना एक जबरदस्त कोट है, अगर आप क्रिटिसिज्म अवॉइड करना चाहते हो ना, उसका सिर्फ एक तरीका है, आप कुछ भी मत करो, ना पॉलिटिक्स में एंटर करो, ना बिजनेस में एंटर करो, कुछ भी मत करो, कुछ भी मत बोलो, मतलब अपनी ओपिनियन दो ही ना। और सबसे लास्ट में बी नथिंग, मतलब जीवन में कुछ भी मत बनो जिससे आप इंपैक्ट डाल सको। एक प्रकार से ना ये सरकाज़म है। एरिस्टोटल जो बोल रहे हैं ना, सरकाज़म में बोल रहे हैं। एरिस्टोटल का कहने का मतलब था कि देखो, क्रिटिसिज्म तो होगा ही किसी भी काम में। जब भी आप कुछ बनना चाहोगे, जब भी आप कुछ करोगे, जब भी आप कुछ बोलोगे, अपनी ओपिनियन दोगे, तो हमेशा थोड़ा बहुत क्रिटिसिज्म होगा। उसके लिए आप पहले से तैयार रहो। क्रिटिसिज्म से कभी आप डरो मत। क्रिटिसिज्म सिर्फ उनका नहीं होता जो कुछ करते नहीं है, कुछ बोलते नहीं है, जिंदगी में कुछ भी नहीं होते, सिर्फ उनका क्रिटिसिज्म नहीं होता, बाकी सबका क्रिटिसिज्म होता है। इसको एक्सेप्ट करो, जो पॉजिटिव फीडबैक है उसे लो, गलतियां सुधारो, और जो देखो सिर्फ क्रिटिसिज्म करने के लिए क्रिटिसिज्म कर रहे हैं उसको इग्नोर करो, नेगेटिविटी को इग्नोर करो। डेट आज की 27 जनवरी है। आज अच्छे इश्यूज हम डिस्कस करेंगे। हिंदू में बढ़िया इश्यूज नहीं है, आज कुछ भी नहीं है, लेकिन 3 टॉपिक्स हम निपटा देंगे। एक हॉर्टिकल्चर, दूसरा एक बढ़िया इशू है, सबसे पहले वही डिस्कस करेंगे, कोल गैसिफिकेशन से संबंधित। ये यूपीएससी मेंस प्री दोनों में पूछ सकती है। फिर एक इशू हम डिस्कस करेंगे आजादी से पहले वुमेन मूवमेंट से संबंधित। वुमेन मूवमेंट जो चली थी आजादी से पहले, उनके बारे में काफी बढ़िया डिस्कशन रहेगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल कोल गैसिफिकेशन से संबंधित है, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप ना जीएस पेपर 3 में एनर्जी टॉपिक से इस आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो, सबसे पहले तो हम बेसिक्स समझेंगे, कोल गैसिफिकेशन होता क्या है, क्यों ये जरूरी है। उसके बाद मैं कंटेक्स्ट की बात करूंगा। बहुत ही ज्यादा सिंपल भाषा में मैं आपको बताता हूं। देखो, कोल गैसिफिकेशन में क्या होता है, कोल को ना पाउडर की फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। एक तो कोल के ब्लॉक्स होते हैं जो हम देखते हैं अक्सर हमारे आसपास, जैसे ट्रेन में कोल को ले जाया जा रहा होता है, इन टुकड़ों में कोल होता है। नहीं, इसको पाउडर की फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। उसके बाद उस पाउडर को रखा एक गैसीफायर में। गैसीफायर नहीं समझोगे तो प्रेशर कुकर मान लीजिए। कोल को पाउडर में कन्वर्ट किया और प्रेशर कुकर में रख दिया, और वहां पे फिर इन्फ्यूज की गई एयर एंड स्टीम। अब इस प्रेशर कुकर को गर्म किया गया 1200 डिग्री सेल्सियस पर।
अब देखो, जब ऐसा होगा ना, कोल को पाउडर की फॉर्म में इतने डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया जाएगा एयर एंड स्टीम की प्रेजेंस में, तो ना थर्मोकेमिकल प्रोसेस शेप लेगी और कोल में जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स है ना, वो सिंपल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट होने स्टार्ट हो जाएंगे और रिजल्ट निकलेगा, एक गैस बनेगी, सिन गैस। ये जो हमारा बाय प्रोडक्ट है ना, सिन गैस, जिसके लिए ये सारा ताम झाम किया, ये देखो एक प्रकार से ना कॉम्बिनेशन है काफी सारी गैसेस का, जिसमें हाइड्रोजन है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन की कुछ मात्रा है, इसके अलावा दूसरे गैसेस की भी थोड़ी थोड़ी मात्रा आपको मिलेगी इस सिन गैस में। कौन कौन सी गैसेस होगी सिन गैस में, मतलब सिन गैस का कंपोजिशन क्या होगा, ये देखो इस बात पे भी डिपेंड करता है कि कोयला कैसा था और दूसरा गैसीफायर के अंदर मतलब प्रेशर कुकर के अंदर कंडीशंस कैसी थी। जब हमको एक बार सिन गैस मिल गई ना, फिर ये क्लीन प्रोसेस से गुजरती है इंप्यूरिटीज वगैरह रिमूव करने के लिए। जैसे सिन गैस के अंदर जो सल्फर वगैरह है, मरकरी है, एस पार्टिकल्स हैं, उनको रिमूव कर दिया जाता है सिन गैस से, और फाइनली जो सिन गैस मिलती है इंप्यूरिटीज रिमूव होने के बाद में, वो होती है क्लीन सिन गैस। अब ये क्लीन जो सिन गैस है ना, इसको अगर एज ए एनर्जी सोर्स इस्तेमाल किया जाए ना, ये ज्यादा काम की चीज है बजाय कोयले को इस्तेमाल करना, क्योंकि कोयले को इस्तेमाल करने पर काफी सारा एमिशन होता है, और एमिशन आपको पता है ग्लोबल वार्मिंग लेकर आता है, क्लाइमेट चेंज काफी हो रहा है, विभिन्न देश सजग हैं। तो सिन गैस का इस्तेमाल किया जाएगा तो एमिशन कम होगा, क्योंकि इंप्यूरिटीज तो हमने रिमूव ही कर ली। इस पूरी प्रोसेस में जो इंप्यूरिटीज थी वो हमने रिमूव कर ली, जिसकी वजह से एमिशन होता है वो एमिशन होगा ही नहीं अब। वैसे देखो एक और इंपॉर्टेंट चीज, ये पूरा जो प्रोसेस मैंने आपको बताया ना, ये है ex-situ प्रोसेस। मतलब इसमें तो कोल की माइनिंग करके ऊपर जमीन पे लाया जाता है, कोल को बाद में गैसीफायर में यानी प्रेशर कुकर में कोयल को रखा जाता है। ये है ex-situ मेथड। लेकिन एक और मेथड भी है, इन सिटू मेथड, सिन गैस प्रोड्यूस करने का। इन सिटू मेथड में क्या होता है, कोयले की माइनिंग करने की जरूरत नहीं है। मान लीजिए जमीन है, जमीन के नीचे अंडरग्राउंड कोयला दबा हुआ है पूरा, वहां से माइन करके नहीं लाना, दबे रहने दो। अब किया क्या जाता है, एक ना होल किया जाता है, जैसे ये दबा हुआ है यहां पे पूरा, यहां से एक छोटा सा होल किया जाएगा। अब इस होल के थ्रू ना, जहां पे कोयला दबा हुआ है ना, डिपॉजिट्स हैं, वहां पे ऑक्सीजन पहुंचाई जाएगी, वहां पे वाटर या स्टीम की व्यवस्था की जाएगी, और इसी होल के थ्रू ना नीचे दबे हुए कोयले को गर्म किया जाता है हीटर्स के थ्रू। तो क्या होगा फिर, वो पूरी प्रोसेस जो हमने गैसीफायर के बारे में डिस्कस की ना, वो तो प्रेशर कुकर में होती है, गैसीफायर में होती है पूरी प्रोसेस, ये नीचे डिपॉजिट्स में ही हो जाएगी, क्योंकि होल के थ्रू हमने ऑक्सीजन और वाटर वहीं पे पहुंचा दिया जहां पे कोयले के डिपॉजिट हैं, और हीट की व्यवस्था भी कर दी। 700 से 900 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है कोयले के डिपॉजिट्स को। तो फिर इस पूरी प्रोसेस के बाद सिन गैस बनेगी, और उसी होल के थ्रू, उसी छेद के थ्रू वो सिन गैस बाहर आने लगेगी। तो ये जो प्रोसेस है ना, ये है इन सीटू प्रोसेस। जैसे इन्वायरमेंट में हम पढ़ते हैं ना, एनिमल्स का कंजर्वेशन, एक होता है ex-situ। ex-situ मतलब चिड़ियाघर वगैरह या फिर बोटेनिकल गार्डन में लाके उनको कंजर्व किया जाता है। एक होता है इन सीटू। इन सीटू मतलब जंगल में ही उनके कंजर्वेशन की व्यवस्था की जाती है, जहां पे वो रहते हैं वहीं पर। यह क्वेश्चन यूपीएससी ने 2011 में पूछ लिया था, इन सीटू ex-situ से संबंधित। आप इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। तो देखो, अब आप अच्छे से बेसिक्स समझ गए। अब हम बात करते हैं आवश्यकता क्यों है कोल गैसिफिकेशन की। देखो, हमारे पास ना थर्मल कोल के अच्छे खासे रिजर्व्स हैं। जैसे डेटा है जो जीएसआई के द्वारा पब्लिश किया गया था, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इनके डेटा के अनुसार 1/4/2022 तक हमारे देश में ना 3,61,411 मिलियन टन के कोयले के भंडार थे। चाइना के बाद इंडिया कोयले के मामले में दूसरे नंबर पे है, और प्रोडक्शन भी अब तेजी से इंक्रीज हो रही है। पिछले साल प्रोडक्शन में 14.8% का इजाफा हुआ। इंडिया देखो ग्लोबल कोल प्रोडक्शन में ना 10% कंट्रीब्यूट करता है, यानी पूरे वर्ल्ड में जितना कोयला प्रोड्यूस होता है ना, 10% तो इंडिया से ही होता है। तो इतना कोयला हमारे पास में है। अब विभिन्न कंट्रीज बोल रहे हैं कि आप कोल से चलने वाले थर्मल पावर प्लांट बंद करो, पीछे पड़े हुए हैं जोर शोर से। इंडिया कह रहा है भैया हम डेवलपिंग कंट्री है, हमारे पास में एनर्जी का कोई और सोर्स नहीं है। तो बीच का रास्ता एक निकलता है कि आप कोयले से सिन गैस बना दो और सिन गैस का इस्तेमाल चलता रहे, क्योंकि ये रिलेटिवली क्लीनर फ्यूल है। नेक्स्ट, सरकार ने अपना टारगेट भी रखा है कि 2030 आते आते हम
100 मिलियन टन कोल का इस्तेमाल करेंगे और इसकी सहायता से सिन गैस प्रोड्यूस करेंगे। सरकार का फोकस देखो सेल्फ रिलायंस पे है। एनर्जी के लिए ना हम इधर उधर हाथ ना फैलाएं, मतलब मिडिल ईस्ट पे या फिर किसी दूसरे देश पे डिपेंड ना करें। नेक्स्ट है ये, नेक्स्ट वाला पॉइंट यही आ गया, रिड्यूसिंग इंपोर्ट डिपेंडेंसी। अभी जो हम पेट्रोलियम इंपोर्ट करते हैं वेस्ट एशिया से, इतना ज़्यादा उनके ऊपर डिपेंडेंट हैं, तो ये डिपेंडेंसी कम हो जाएगी अगर हम अच्छी खासी मात्रा में सिन गैस प्रोड्यूस कर पाते हैं तो। नेक्स्ट पॉइंट है, इतना सारा कोयला है, अगर देखो इंडिया ने कोई बढ़िया मेथड ढूंढ लिया ना इस कोयले को बढ़िया ढंग से यूज करने के लिए कि एमिशन भी ना हो और क्लीन फ्यूल की तरह हम इस्तेमाल भी कर सकें, तो कितना बढ़िया है। इसके बाद देखो एक पॉइंट ये आता है, सिन गैस का इस्तेमाल किया जा सकता है एपीआई मैन्युफैक्चर करने के लिए। आप पूछोगे सर ये एपीआई क्या है? ये है एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स। मतलब देखो जो मेडिसिन होती है ना, फॉर एग्जांपल पैरासीटामोल है, अब वैसे तो एक टेबलेट में ना बहुत सारी चीज़ होती है, बाइंडर भी होता है जो पाउडर को बाइंड करता है, लेकिन सबसे मेन चीज़ जिसकी वजह से दवाई एक्ट करती है, मेन जो कंपोनेंट होता है ना, उसे बोलते हैं एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स। अब इंडिया की ना डिपेंडेंसी है चाइना के ऊपर बहुत ज़्यादा। ये जो एपीआई है ना, इंडिया अभी चाइना से बहुत ज़्यादा इंपोर्ट करता है। इंडिया चाहता है कि हम सेल्फ सफिशिएंट हो, चाइना से इंपोर्ट ना करें, तो सिन गैस का इस्तेमाल किया जा सकता है देश में ही एपीआई मैन्युफैक्चर करने के लिए। इसके बाद एक क्रिटिसिज्म जो हालांकि आगे आएगा कि बहुत सारा पानी यूज होता है इस पूरी कोल गैसिफिकेशन में, पानी का वेस्टेज काफ़ी ज़्यादा है, तो पॉइंट पहले से दे दिया जाता है कि जो पानी है ना उसको फिर से रीयूज किया जा सकता है इफेक्टिवली। रीप्रोसेसिंग वाटर की हो सकती है, तो इसे इसलिए ये पॉइंट गलत हो जाता है कि बहुत ज़्यादा पानी वेस्ट होता है इस प्रोसेस में। ये सारे चैलेंजेस हैं। इसके बाद चैलेंजेस हम डिस्कस करें उससे पहले मैं आपको कंटेक्स्ट बता देता हूं, बिल्कुल सही समय है कंटेक्स्ट बताने का, क्योंकि देखो इतने सारे फायदे हैं कोल गैसिफिकेशन के लिए, इसलिए सरकार भी चाहती है कि कोल गैसिफिकेशन हमारे देश में ज़्यादा से ज़्यादा हो। तो इसके लिए ना सरकार ने वायबिलिटी गैप फंडिंग स्कीम लॉन्च की है 8500 करोड़ की। चाहे देखो पब्लिक सेक्टर कंपनीज हों या फिर प्राइवेट सेक्टर की कंपनीज हों, सबके लिए प्रोविजन है सरकार की इस वायबिलिटी गैप फंडिंग स्कीम में। वायबिलिटी गैप फंडिंग क्या होता है? देखो मान लीजिए कुछ हाईवे वगैरह बनाना है रूरल एरिया में, लेकिन कोई प्राइवेट कंपनी आगे नहीं आ रही है या फिर कोई पीएसयू आगे नहीं आ रहा है वो हाईवे वगैरह बनाने के लिए। कहने का मतलब है ऐसे प्रोजेक्ट्स जिनके बारे में सरकार को लगता है कि एक बार बन गए तो इकोनॉमिकली फायदा होगा, लेकिन उसको बनाने के लिए कोई सामने नहीं आता है, क्योंकि बनाने वाली कंपनीज को लगता है कि प्रोजेक्ट हमारे लिए फायदे का सौदा नहीं है, फाइनेंशियली साउंड प्रोजेक्ट नहीं है। तो सरकार कहती है आप चिंता मत कीजिए, हम आपको थोड़ा सब्सिडी देंगे, आप आगे आइए बनाने के लिए, थोड़ा पैसा आप लगाइए, थोड़ा हम लगाते हैं। यह मतलब होता है वायबिलिटी गैप फंडिंग का। तो ये कोल गैसिफिकेशन वाले प्रोजेक्ट्स है ना, इसमें भी सरकार को ये लगता है ये काम की चीज है ये प्रोजेक्ट्स, तो सरकार पीएसयूज को और प्राइवेट कंपनीज को बोलेगी कि देखो थोड़ा पैसा आप लगाइए, थोड़ा हम आपको सब्सिडी के तौर पे देते हैं और ये प्रोजेक्ट्स आप इस्टेब्लिश कीजिए, इनसे देश को फायदा होगा। तो अब देखो 3 कैटेगरीज में ये वायबिलिटी गैप फंडिंग होगी। सबसे पहले पीएसयूज के लिए है, सरकार ने बोला है 4050 करोड़ हम आपको देंगे, 3 प्रोजेक्ट्स को सपोर्ट करेंगे, एक प्रोजेक्ट को हम देंगे 1350 करोड़, या फिर जितना टोटल प्रोजेक्ट पे कॉस्ट आएगा उसका 15%, दोनों में से जो भी कम है वो हम दे देंगे। टोटल 3 प्रोजेक्ट्स सपोर्ट किए जाएंगे इस फर्स्ट कैटेगरी में। सेकंड कैटेगरी में सरकार का कहना है हम 3850 करोड़ देंगे। ये सेकंड कैटेगरी में कोई भी प्रोजेक्ट ले सकता है, चाहे वो सरकारी कंपनी है या प्राइवेट सेक्टर का प्रोजेक्ट है। इसमें क्या होगा, हर एक प्रोजेक्ट को सरकार या तो 1000 करोड़ देगी या फिर टोटल जितने कॉस्ट आ रही है प्रोजेक्ट उसका 15%, दोनों में से जो भी कम है सरकार दे देगी। उसी प्रकार से तीसरी कैटेगरी में भी सरकार छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स को भी वायबिलिटी गैप फंडिंग देगी। एक पॉइंट देखो यहां पे ये बताना जरूरी है, सेकंड कैटेगरी और थर्ड कैटेगरी में सरकार जो वायबिलिटी गैप फंडिंग देगी ना, पूरी तरह से प्रोजेक्ट्स का चुनाव किया जाएगा कॉम्पिटिटिव और ट्रांसपेरेंट बीडिंग प्रोसेस के थ्रू। इसके बाद अब चैलेंजेस की बात कर लेते हैं जल्दी से। देखो हमारे देश में कोयले के भंडार तो अच्छी खासी मात्रा में है, बट हमारे देश में ना इंफीरियर क्वालिटी का कोल है। इवन धोने के बाद भी 30-35% एस कंटेंट मिल जाता है, जो कि देखो काफ़ी ज़्यादा है। इसके बाद अगर देखो एक्स
सीटू कोल गैसिफिकेशन करते हैं तो चलो एक बार के लिए ठीक भी है। इन सीटू करते हैं मतलब जहां पे कोयले के डिपॉजिट्स हैं वहीं पर अगर कोल गैसिफिकेशन किया जाता है तो देखो आसपास की जो रॉक्स हैं वो भी दब जाएंगी, उनको नुकसान पहुंचेगा और इस पूरी प्रोसेस को ना अच्छे से कंट्रोल नहीं किया जा सकता। पता लगे कोई चट्टान गिर जाए, वहां पे जो वर्कर्स मौजूद हैं उनकी जान को खतरा है, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स भी हैं। कोल गैसिफिकेशन में ना इतना CO2 प्रोड्यूस हो जाता है, उतना तो देखो कोयले से जो थर्मल पावर प्लांट चलते हैं ना उसमें भी नहीं होता। फिर अगर इन सीटू कोल गैसिफिकेशन करेंगे मतलब जहां पे डिपॉजिट्स हैं वहीं पे करेंगे तो ग्राउंड वाटर के कंटामिनेशन का खतरा है, बहुत सारा ग्राउंड वाटर कंटामिनेट हो जाएगा। प्रोजेक्ट की इकोनॉमी पे ध्यान दोगे तो भी देखो सीरियस कंसर्न्स हैं कि इतना सिन गैस क्या हम प्रोड्यूस कर लेंगे। ऐसा तो नहीं खर्चा ज़्यादा हो जाएगा और सिन गैस बहुत कम प्रोड्यूस हो। टेक्नोलॉजिकल कंसर्न्स भी हैं कि खराब क्वालिटी अगर है कोयले की तो सिन गैस कैसे प्रोड्यूस की जाए, इसको लेके भी कंसर्न्स हैं, ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है। अब लास्ट में बारी आती है वे फॉरवर्ड की, किया क्या जा सकता है। देखो एक जो प्रॉब्लम है ना वो एस कंटेंट की है। अब बोलोगे सर ये एस कंटेंट होता क्या है कोयले में। देखो कोयले को जब गर्म करते हैं ना तो कोयले के साथ कुछ नॉन कंबस्टिबल मिनरल्स होते हैं जो कोयले की तरह बर्न नहीं होते, छूट जाते हैं, तो ऐसे चीज़ों को कहा जाता है एस कंटेंट। अब कोयले में एस कंटेंट ज़्यादा है तो मतलब तो ये तो वो वाली बात होगी ना, कोयले का इस्तेमाल भी कर रहे हैं लेकिन काम की चीज़ उसमें कम है, एस कंटेंट ज़्यादा है मतलब ऐसी चीज़ें उसमें ज़्यादा हैं जो जलेंगी ही नहीं, ऐसे मिनरल्स ज़्यादा हैं जो जलेंगे ही नहीं। तो ना एक लिमिट है 34% एस कंटेंट हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। बट हमारे देश में ना इन नॉर्म्स की धज्जियां उड़ा दी जाती हैं, इसको लेटर एंड स्पिरिट में मतलब बिल्कुल सीरियसनेस के साथ में इंप्लीमेंट नहीं किया जाता। कोल वासरीज की सहायता से ना एस कंटेंट अलग कम किया जा सकता है कोयले से, लेकिन कोल वासरीज में बहुत ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है, बढ़िया टेक्नोलॉजी की आवश्यकता होती है। फिर ना राइटर एक सॉल्यूशन देते हैं, कोल ब्लेंडिंग का इस्तेमाल कर लें। कोल ब्लेंडिंग मतलब कुछ कोयला जिसमें एस कंटेंट कम, कुछ जिसमें ज़्यादा, दोनों को आपस में मिक्स कर दो तो फिर इंटरमीडिएट लेवल पे आ जाएगा कोयले में एस कंटेंट। कुछ दूसरे पॉइंट्स हैं जैसे जल्दी से जल्दी सरकार इस पे नेशनल पॉलिसी बनाए, नेशनल पॉलिसी ऑन कोल गैसिफिकेशन एंड लिक्विफैक्शन। इसके अलावा अगर देखो गैसीफायर का इस्तेमाल किया जाता है तो फिर सरकार कोयले पे ना सेस और ड्यूटीज ना लगाए, क्योंकि इस पूरी प्रोसेस का इस्तेमाल तो क्लीनर फ्यूल प्रोड्यूस करने के लिए हो रहा है ना, तो ऐसे कोयले पे सेस या फिर दूसरी जो ड्यूटीज लगती हैं वो ना लगाई जाएं। नेक्स्ट सजेशन ये है कुछ कोल माइंस को ना डेडिकेट कर दिया जाए कोल गैसिफिकेशन के लिए। जहां पे अच्छा कोयला मौजूद है ना तो सरकार चिन्हित कर दे कि इन कोल माइंस का इस्तेमाल होगा कोल गैसिफिकेशन के लिए। वायबिलिटी गैप फंडिंग सरकार दे, जो सरकार ने अब दी भी है। बेस्ट प्रैक्टिसेस सरकार देखो दूसरे देशों से भी लेकर आए जहां पर कोल गैसिफिकेशन के प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। तो ये देखो इस प्रकार से हमने डिटेल से समझा कोल गैसिफिकेशन से संबंधित इशू को। चलते हैं आगे। जैसे देखो यूपीएससी ने ना 2012 में ये क्वेश्चन पूछ लिया था बायोमास गैसिफिकेशन से संबंधित, तो कोल गैसिफिकेशन से संबंधित क्वेश्चन भी यूपीएससी पूछ सकती है। इस क्वेश्चन का आंसर बताइए, ये 2012 में यूपीएससी ने पूछा था, तो आप बताइए इसका आंसर क्या है कमेंट बॉक्स में, लास्ट में मैं आपको बताता हूं। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल उन महिलाओं के बारे में है जिन्होंने हमारे लिए लड़ाई लड़ी। आप देखो जीएस पेपर 1 में रोल ऑफ वुमेन एंड वुमेन ऑर्गेनाइजेशंस जो टॉपिक है ना, यहां से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। इंडियन एक्सप्रेस का ये आर्टिकल है। देखो हाल ही में हमने हमारा रिपब्लिक डे सेलिब्रेट किया। आज जैसा हमारा रिपब्लिक है ना, ऐसा रिपब्लिक बनाने के लिए न जाने कितने लीडर्स ने लड़ाई लड़ी, संघर्ष किया, अपनी प्राणों की आहुति दे दी, यानी अपने प्राणों का बलिदान दे दिया। आज प्रियम्बल में जो कुछ लिखा हुआ है ना, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, ये सब चीजें लिखी हुई हैं। ये देखो एक प्रकार से ना एस्पायरेशंस थी हमारे फ्रीडम फाइटर्स की, ऐसे भारत का निर्माण वो करना चाहते थे। लेकिन राइटर ना एक इशू पर अपना ध्यान आकर्षित करते हैं। महिलाएं, मतलब इंडिपेंडेंस से पहले फेमिनिस्ट मूवमेंट्स ने ना बढ़िया रोल प्ले किया महिलाओं को अधिकार दिलवाने के लिए, लेकिन अक्सर इस इशू को इग्नोर कर दिया जाता है और ग्रांटेड ले लिया जाता है कि जैसे मैन को वोट देने का अधिकार मिला वैसे ही फीमेल को भी वोट देने का अधिकार मिल गया। नहीं, ऐसा नहीं था। इसके लिए महिलाओं ने एक लंबी लड़ाई लड़ी,
जैसे देखो एग्जाम्पल के तौर पर 1917 में वुमेन एक्टिविस्ट का एक ग्रुप उस समय मिला एडविन मोंटेगू एंड लॉर्ड चैम्सफोर्ड से। इन दोनों को अपनी डिमांड्स दी गई वुमेन एक्टिविस्ट के द्वारा कि ना आप जो रिकमेंडेशंस दोगे ना, उस रिकमेंडेशंस में आप महिलाओं को भी वोट देने का अधिकार दीजिए। उसी साल वुमेन इंडियन एसोसिएशन WIA ये इस्टेब्लिश की गई थी ताकि उस समय महिलाओं के द्वारा जो भी सोशो इकोनॉमिक चैलेंजेस फेस किए जा रहे हैं ना, उनको एड्रेस किया जा सके। ये देखो फर्स्ट नेशनल बॉडी थी जिसने औपचारिक रूप से महिलाओं के लिए वोट की डिमांड की। इसके बाद देखो 1918 में तो ये एसोसिएशन और कुछ दूसरे ग्रुप्स ने अपनी इस मांग को और भी ज्यादा इंटेंस कर दिया कि महिलाओं को वोट का अधिकार होना चाहिए। इसके लिए वो ब्रिटेन गए, वहां पर उन्होंने इस इशू के लिए सपोर्ट मोबिलाइज की। कांग्रेस की बात करें तो सरोजनी नायडू इस इशू को कांग्रेस पार्टी में लेकर आई। उन्होंने रेजोल्यूशन मूव किया कि महिलाओं को वोट का अधिकार मिलना चाहिए। कांग्रेस के जिन सेशंस में ये रेजोल्यूशन मूव किए गए थे उनके नाम है बीजापुर एंड बॉम्बे। इसके बाद देखो जब 1919 का एक्ट आया ना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, तो पहली जीत महिला एक्टिविस्ट को उस समय हासिल हुई जब इस एक्ट में प्रोविजन किया गया था कि प्रोविंशियल लेजिस्लेचर्स को आजादी है कि वो महिलाओं को वोट देने का अधिकार दे सकती हैं। तो उसके बाद तो देखो 1921 में मद्रास पहला ऐसा प्रोविंस बना जिसने महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया। उसके बाद बॉम्बे और यूनाइटेड प्रोविंसेस ने भी महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया। लेकिन बंगाल लेजिस्लेटिव काउंसिल में ये जो बिल था वो डिफीट हो गया, यानी वहां पे महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं मिला। लेकिन वहां पे ना ये बेंगिया नारी समाज, इन्होंने ना मैसिव अवेयरनेस कैंपेन चलाया, लोगों को जागरूक किया 4 सालों तक। और बाद में 1925 में फाइनली बंगाल में भी महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिल गया। लेकिन देखो वुमेन लीडर्स यहीं पर नहीं रुकी, क्योंकि ना राइट टू वोट भी कंडीशनल था। किसी के पास में प्रॉपर्टी होनी चाहिए, इनकम एक थ्रेशोल्ड से ऊपर होनी चाहिए, ये सारी चीजें होंगी तभी आपको वोट देने दिया जाएगा, नहीं तो नहीं देने दिया जाएगा। तो देखो प्रॉपर्टी बहुत कम महिलाओं के नाम पे होती थी, इनकम ज्यादा महिलाओं की होती नहीं थी, पैट्रियार्की के कारण कम महिलाएं काम करती थी। तो बावजूद इसके राइट टू वोट मिलने के बावजूद बहुत कम महिलाएं वोट दे पाती थी एक्चुअली। और उससे भी ज्यादा लेजिस्लेटिव बॉडीज में तो बैठने का अधिकार महिलाओं को फिर भी नहीं था। इसके बाद देखो नेहरू रिपोर्ट आती है। नेहरू रिपोर्ट में तो देश के सभी नागरिकों के लिए इक्वल सिविक राइट्स की वकालत की गई थी। लेकिन ब्रिटेन उतना ज्यादा इच्छुक नहीं था सभी सिटीजन्स के लिए इक्वल सिविक राइट्स हों। तो इस वजह से ना स्पोर्ट प्राप्त करने के लिए, इंटरनेशनल स्पोर्ट प्राप्त करने के लिए राजकुमारी अमृत कौर और शरीफा हामिद अली ये लंदन गए, बाद में जेनेवा भी गए। जेनेवा में जाके इन्होंने लीग ऑफ नेशंस को पिटीशन डाली कि महिलाओं के पास में राइट टू वोट अधिकार होना चाहिए, सभी सिटीजन्स के लिए इक्वल सिविक राइट्स होने चाहिए। इसके बाद देखो 1935 में एक्ट आया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। इस एक्ट ने ना राइट टू वोट को और ज्यादा एक्सपेंड कर दिया और महिलाओं को यह भी अधिकार दिया कि वो पब्लिक ऑफिसेस को ज्वाइन कर सकती हैं। तो देखो बहुत सारी महिलाओं ने 1936-37 के इलेक्शन लड़े, वो जीती भी, बाद में उन्होंने प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स को ज्वाइन किया। वुमेन लीडर्स ने जो स्पीचेस दी, जो कैंपेन चलाया, उसकी बदौलत ना लोगों में भी एक एक्सेप्टेंस आ गई कि सबको वोट देने का अधिकार होना चाहिए, चाहे वो मेल हो, फीमेल हो, कोई भी हो। और देखो आजादी से पहले ये जो एक्टिविज्म था ना, सिर्फ पॉलिटिक्स तक सीमित नहीं था। वुमेन ऑर्गेनाइजेशंस ने महिलाओं से संबंधित दूसरे सोशियो एंड पर्सनल इश्यूज भी उठाए। जैसे देखो 1927 में कई सारी वुमेन ऑर्गेनाइजेशंस ने हाथ मिलाए आपस में और एक बड़ी कॉन्फ्रेंस का निर्माण हुआ, ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस। शुरुआत में तो देखो ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस ने फोकस किया महिलाओं की एजुकेशन पर, लेकिन बाद में इस कॉन्फ्रेंस ने दूसरे इश्यूज पर भी फोकस करना स्टार्ट किया, जैसे चाइल्ड मैरिज खत्म की जाए, शादी की जो एज है उसे इंक्रीज किया जाए, पोलीगैमी बैन की जाए, मतलब कई विवाह जो पुरुष करते हैं ये सब नहीं होना चाहिए। ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस को ये लगता था अगर देखो आप जब तक रिलीजियस लॉज में रिफॉर्म नहीं लाओगे ना, तब तक आप महिलाओं की कंडीशन को इंप्रूव नहीं कर सकते। तो रिलीजियस लॉज में रिफॉर्म लाना जरूरी है। 1945-46 में ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस ने एक चार्टर अडॉप्ट किया, इंडियन वुमेन चार्टर ऑफ राइट्स एंड ड्यूटीज, मतलब भारतीय महिलाओं के क्या राइट्स होने चाहिए, क्या ड्यूटीज होनी चाहिए। चार्टर ने यह डिमांड किया सबसे पहले तो इक्वालिटी होनी चाहिए सभी स्फीयर्स में। उसके बाद में
महिलाओं को इकोनॉमिकली कैसे इंपावर किया जाए, इससे रिलेटेड बातें बोली गई। बोला गया कि देखो, महिलाएं घर का काम करती हैं, इसकी इकोनॉमिक वैल्यू होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि फ्री में महिलाएं घर का काम कर देती हैं, ये तो बल्कि देखो ज़्यादा मेहनत है, बहुत ज़्यादा। फिर राइटर कहते हैं देखो, पार्टीशन के बाद ना जो महिला एक्टिविस्ट थी उनमें भी आपस में ना कुछ इश्यूज को लेकर डिफरेंस आए। जैसे देखो, कॉन्स्टिट्यूट असेंबली में राजकुमारी अमृत कौर, ये क्रिश्चियन थी, बेगम कुदीसा एजाज रसूल, ये मुस्लिम थी। इन्होंने ना पैशनेट अपील्स की कि ना स्पेशल प्रिविलेज ना दी जाए रिलीजियस ग्राउंड्स पे। मतलब आप एससी और एसटी को रिजर्वेशन का लाभ दे रहे हो, वो तो चलो ठीक है, रिलीजियस ग्राउंड्स पर रिजर्वेशन ना दिया जाए। फाइनली देखो, रिलीजियस ग्राउंड्स पे रिजर्वेशन नहीं दिया गया था। ये देखो, ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस में भी रिफ्ट आ गई थी, आपस में दो धड़े बन गए थे। एक कहता था कि महिलाओं को रिजर्वेशन मिलना चाहिए, दूसरा कहता था स्पेशल प्रोविजन, स्पेशल रिजर्वेशन, स्पेशल प्रिविलेजेस अगर दी जाएंगी तो महिलाओं और पुरुषों के बीच में इक्वालिटी कभी आ ही नहीं सकेगी। तो फाइनली देखो, उस समय महिलाओं को रिजर्वेशन नहीं दिया गया था, लेकिन 73rd 74th अमेंडमेंट में लोकल बॉडीज में महिलाओं को रिजर्वेशन दिया गया। कुल मिलाकर देखो, पिछले 70 सालों में भी फेमिनिस्ट ने महिलाओं के लिए लड़ाई लड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। इसी के बदौलत काफ़ी सारे लॉज आए हैं, बहुत सारी पॉलिसी सरकार ने बनाई है, संविधान को भी अमेंड किया गया है। लेकिन इसका ग्राउंड वर्क जो है ना, ये आज़ादी से पहले कुछ वुमेन लीडर्स के द्वारा लिखा गया था। और अभी जो रिपब्लिक डे था, ये एक प्रकार से मौका है उन महिलाओं को याद करने का, उन वुमेन लीडर्स को याद करने का, उनको सम्मान देने का, उनके कॉन्ट्रीब्यूशन को एक्नॉलेज करने का। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया। चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल देश में हॉर्टिकल्चर सेक्टर से संबंधित है। आप देखो, जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। क्या कंटेस्ट है? देखो, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर ने ना हाल ही में एक एस्टिमेट रिलीज किया 2022-23 में हॉर्टिकल्चर से संबंधित प्रोडक्शन कितना होगा, कितने एरिया में हॉर्टिकल्चर को प्रैक्टिस किया जाएगा। आप बोलोगे सर सबसे पहले हॉर्टिकल्चर तो बताइए क्या होता है। हॉर्टिकल्चर में देखो वो सारी चीज़ें आती हैं जैसे फूल हैं, फल हैं, वेजिटेबल्स हैं, जिनको डायरेक्टली भी इस्तेमाल किया जा सकता है कंज्यूमर्स के द्वारा। जैसे फल हम सीधा खा लेंगे ना, वेजिटेबल्स है सीधा इस्तेमाल कर सकते हैं, फूल है सीधा इस्तेमाल कर सकते हैं। जो सीरियल क्रॉप्स होती हैं जैसे वीट है, वीट को पहले प्रोसेसिंग होगी, बाद में चक्की में आटा पीसा जाएगा, तब जाके रोटी बनेगी। राइस मिल में राइस जाएगा, तब जाके फाइनल राइस निकलेगा, उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन ये हॉर्टिकल्चर वाली जो फसलें होती हैं ना, उनको सीधा इस्तेमाल किया जा सकता है कंज्यूमर्स के द्वारा। एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछूं, फादर ऑफ हॉर्टिकल्चर कौन है हमारे देश में? M.H. मारीगोवडा, ये फादर ऑफ हॉर्टिकल्चर हैं। इन्होंने हॉर्टिकल्चर के लिए काफ़ी बढ़िया काम किया। हॉर्टिकल्चर कितना कंट्रीब्यूट करता है? देखो, देश में जितनी एग्रीकल्चर जीडीपी है ना, उसमें से 30.4% हॉर्टिकल्चर कंट्रीब्यूट करता है। और जीवीए में यानी ग्रोस वैल्यू एडिड में एग्रीकल्चर का जो जीवीए है ना, उसमें हॉर्टिकल्चर सेक्टर का कंट्रीब्यूशन 33% है। थोड़ा सा डेटा देख लीजिए, आंसर्स में आप इस्तेमाल कर सकते हो। 2021-22 में ना हॉर्टिकल्चर सेक्टर का प्रोडक्शन था 347 मिलियन टन। 2022-23 में ये बढ़ के हो जाएगा, मतलब हो गया 355 मिलियन टन, यानी इंक्रीज ऑफ ऑलमोस्ट 8 मिलियन टन। एक और खास बात, हॉर्टिकल्चर में भी ना जाहिर तौर पे देखो वेजिटेबल्स का प्रोडक्शन ज़्यादा है और फ्रूट्स का प्रोडक्शन कम है। लेकिन 2021-22 में फ्रूट्स का प्रोडक्शन था 107.51 मिलियन टन और 2022-23 में ये बढ़ के हो गया 109.53 मिलियन टन। बस इतना डेटा बहुत है, बाकी और डिटेल में मत जाइए। इंडिया देखो कई सारी चीज़ों की प्रोडक्शन में ना वर्ल्ड लीडर है, जैसे आम है, केला है, अमरूद है, पपीता है, अनार है, लाइम यानी नींबू, आंवला, इन सब में इंडिया वर्ल्ड लीडर है। काफ़ी बार ऐसे क्वेश्चन भी यूपीएससी पूछ लेती है। देखो हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स इसलिए भी बढ़िया है, एक तो कम एरिया में खेती करोगे ज़्यादा प्रोडक्शन हो जाता है। जैसे कि देखो 25.66 मिलियन हेक्टेयर में खेती की गई हॉर्टिकल्चर की और प्रोडक्शन काफ़ी अच्छा हुआ 320.48। तो सीरियल क्रॉप्स के मुकाबले में प्रोडक्शन ज़्यादा अच्छा है। शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप्स हैं, मतलब छोटे से लैंड पर मार्जिनल फार्मर्स सब्जियां वगैरह, फल वगैरह उगा सकते हैं, जल्दी पक जाते हैं। आज के समय में जिस प्रकार से लैंड होल्डिंग फ्रेगमेंट होती जा रही है, भाई भाई में बंटवारा होता जा रहा है,
तो उस हिसाब से देखें तो हॉर्टिकल्चर की सिग्निफिकेंस काफ़ी है, ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है। जैसे 1 हेक्टेयर में आप सीरियल क्रॉप्स यानी वीट, पैडी, इनकी खेती करोगे तो प्रोडक्शन में एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी सिर्फ 143 मैन डेज का, 1 हेक्टेयर की हम बात कर रहे हैं। लेकिन आप फ्रूट प्रोड्यूस करोगे तो एम्प्लॉयमेंट कितनी चाहिए, 860 मैन डेज की। तो मतलब सिमिलर लैंड में अगर आप फ्रूट्स वगैरह उगाओगे तो ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है। नेक्स्ट, हॉर्टिकल्चर के प्रोडक्ट्स को काफ़ी सारे इंडस्ट्रीज में रॉ मटेरियल के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद देखो चैलेंजेस की बात करते हैं। चैलेंजेस तो देखो बहुत सारे हैं। अगर देखो छोटे एरिया में किसान हॉर्टिकल्चर की खेती करेंगे तो ठीक है, खुद का काम चल जाएगा, ज़्यादा बेच नहीं सकेंगे। बड़े लेवल पे करना है तो आपको चाहिए बढ़िया मशीनें, आपको चाहिए फार्म इंश्योरेंस, आपको चाहिए लोन जो आसानी से मिलता नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर इश्यूज हैं। इंडिया में इरिगेशन की फैसिलिटीज कई जगह पे अच्छी नहीं है, ड्रोट काफ़ी ज़्यादा आने लगे हैं, क्वालिटी ऑफ सीड्स काफ़ी पुअर है, कोऑर्डिनेशन नहीं होता वेरियस हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट्स के बीच में, पेरिसेबल आइटम है लेकिन कोल्ड स्टोरेज की व्यवस्था नहीं है, लॉजिस्टिक्स काफ़ी पुअर है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर सब्जियां भेजना, फल भेजना काफ़ी महंगा पड़ता है, काफ़ी तरह के कीड़े मकोड़े या फिर डिजीज लग जाते हैं, R&D काफ़ी कम होती है, बाहर विदेशों में भेजना हो तो टैरिफ बैरियर है। ये बोल दिया जाता है कई प्रोडक्ट्स के लिए कि इंडिया से इंपोर्ट किए जाने वाले ये जो फ्रूट है, फॉर एग्जांपल मैंगो है, उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, तो बैरियर लगा दिए जाते हैं। सरकार काफ़ी कुछ कर रही है हॉर्टिकल्चर सेक्टर को प्रमोट करने के लिए। जैसे देखो मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है हॉर्टिकल्चर सेक्टर की कंप्लीट ग्रोथ को सुनिश्चित करने के लिए। नेक्स्ट है हैप्पीस, हॉर्टिकल्चर एरिया प्रोडक्शन इंफॉर्मेशन सिस्टम। ये वेब पोर्टल है, हर एक जिले के लिए हर एक जिला अपना अपना ना डेटा सौंप सकता है कि इतने जगह पर हॉर्टिकल्चर की खेती हुई हमारे जिले में और इतनी प्रोडक्शन हुई, तो एक कंप्लीट पिक्चर इमर्ज होकर आ सकती है। उसके बाद नेक्स्ट स्कीम है चमन। इसमें देखो रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी या फिर दूसरी सैंपल सर्वे मेथोडोलॉजी की सहायता से यह पता लगाने की कोशिश की जाती है कि पूरे देश में कितने एरिया में हॉर्टिकल्चर की प्रोडक्शन और खेती। नेक्स्ट है नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड, 1984 में बना, ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के अंतर्गत आती है। क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम, हॉर्टिकल्चर सेक्टर को प्रमोट करने के लिए ना सरकार क्लस्टर्स पे ध्यान दे रही है। जैसे एक ही जगह पे मान लीजिए फूल है तो फूल से संबंधित सारी चीजें, सारे प्लांट एक ही जगह पे, इसका बहुत फायदा होता है। सभी फूल विक्रेता जो हैं वो उन फैसिलिटीज का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे बिहार में लीची की खेती काफी होती है, लीची उगाया जाता है, तो लीची से संबंधित क्लस्टर बना दिया बिहार में किसी जगह पे, तो आसपास के रीजन से वहां पे लीची से संबंधित प्रोसेसिंग के सारी मशीन, सारे इक्विपमेंट सब एक ही जगह पे, ये फायदा होता है क्लस्टर का। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना चलाई है इरिगेशन को मजबूत करने के लिए। एग्रीकल्चर मार्केटिंग एंड फार्मर फ्रेंडली रिफॉर्म्स, APMC एक्ट सरकार लेके आई, कैसे किसान फूल फल ये सब बेच सकते हैं, इसके लिए है ये एक्ट। मतलब विभिन्न राज्यों को ये इंप्लीमेंट करना है। सेंट्रल गवर्नमेंट लिस्ट जारी करती है कौन कौन से राज्यों ने इंप्लीमेंट किया है। ई-नैम इनिशिएटिव, ऑनलाइन किसान अपने हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट्स को बेच सकते हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, क्रॉप इंश्योरेंस से संबंधित स्कीम है। लास्ट में वे फॉरवर्ड की बारी आती है। सबसे पहले तो देखो ये जो बॉडीज है ना, नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड, एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, नाबार्ड, इन सबको ना फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करनी चाहिए ताकि किसानों में ना हॉर्टिकल्चर से संबंधित अवेयरनेस आए। कॉमर्शियल बैंक्स और एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक्स जो हैं वो हॉर्टिकल्चर एक्सपोर्ट करने वाले को लोन प्रोवाइड करें, क्रेडिट प्रोवाइड करें। पोस्ट हार्वेस्ट मैकेनिज्म मजबूत होना चाहिए, मतलब कोल्ड स्टोरेज की व्यवस्था, लॉजिस्टिक अच्छा हो, ट्रांसपोर्ट अच्छा हो, गुड क्वालिटी के सीड्स अवेलेबल करवाना जरूरी है। इसके लिए सरकार अलग से स्कीम चला सकती है या फिर सब्सिडी दे सकती है। एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट करना जरूरी है और हॉर्टिकल्चर सेक्टर में भी कोऑपरेटिव्स को प्रमोट किया जा सकता है। जैसे देखो ऊपर वाला पॉइंट था ना, इन्वेस्टमेंट इन एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर, ऐसा होना चाहिए हॉर्टिकल्चर जो प्रोड्यूस है ना वो 3 घंटों के अंदर अंदर एयरपोर्ट पे पहुंच जाए और उसको एयरपोर्ट कार्गो की फॉर्म में एक्सपोर्ट किया जा सके मिडिल ईस्ट में, ईस्ट एशिया में, यूरोपियन मार्केट में, तब फायदा होगा। अगर लेट होगा तो फिर फ्रूट्स खराब हो जाएंगे, सब्जियां खराब हो जाएंगी। तो ये सारे पॉइंट्स हमने डिस्कस किए हॉर्टिकल्चर से संबंधित। एक क्वेश्चन देखो ये भी यूपीएससी ने पूछ लिया था 2013 में, कोल्ड चैम्बर में फ्रूट्स को रखते हैं तो ज्यादा समय तक उनकी लाइफ रहती है, ऐसा क्यों? 4 में से कौन से ऑप्शन सही है? सोच लीजिए।
इससे पहले मैं आपको ना पुराने जो क्वेश्चंस थे आज के डिस्कशन में उनका आंसर दे देता हूँ। एक तो ये क्वेश्चन मैंने पूछा था आपसे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट साइट फॉर इन सीटू मेथड? बोटेनिकल गार्डन इन सीटू नहीं है, मतलब ये एक्स सीटू है। बोटेनिकल गार्डन जंगल में नहीं होता। फिर ये बायोमास गैसिफिकेशन से संबंधित क्वेश्चन था, ये इसका आंसर वन ओनली है, ये 2012 का क्वेश्चन था। और अब सबसे लास्ट में ये जो क्वेश्चन है इसका सही आंसर है 3, रेट ऑफ रिस्पायरेशन इज डिक्रीज्ड, इसलिए उनकी जो लाइफ है वो बढ़ जाती है। लास्ट में ये 2 क्वेश्चंस हैं जो आपको अटेम्प्ट करने हैं मेंस के। एक तो देखो हॉर्टिकल्चर सेक्टर से संबंधित, दूसरा कोल गैसिफिकेशन से संबंधित। दोनों के आंसर आपको देने हैं 250 वर्ड्स में। तो कैसी लगी आज की डिस्कशन आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। बताते नहीं हो आप लोग यार, सच में। कोई बात नहीं, हो सकता है बिजी हो। तो कल मिलते हैं, कल नहीं परसों मिलते हैं फिर से एक नई डिस्कशन के साथ। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।